हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड यूनिट के बारे में, ईसीसी की, या आप एनटीटी कह सकते हो। और ये डी ट्रिपल एस बी पी आर टी में और एनटीटी वैकेंसी में काम आने वाली यूनिट है। इस यूनिट को पढ़ने वाला एक वीडियो पहले ही आ चुका है, उसको आप देख लीजिए। ये सेकंड यूनिट है। ऐसे ही करके सारी यूनिट एक साथ धीरे धीरे करके पूरी करेंगे। ये आपको 100 नंबर के बी पार्ट में बहुत ही अधिक काम आने वाली है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और एंड तक जुड़े रहना है। आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या था, ये देखने वाले हैं। हमने पिछले पार्ट में तो पढ़ा था, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का महत्व पढ़ा था। और आज पढ़ने में बच्चा किसे कहते हैं, बाल्यावस्था कब से कब खत्म होती, कब शुरू होती है और कब खत्म होती है, विशिष्ट अनुभव क्या होते हैं, सांस्कृतिक बाल्यावस्था के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। आगे देखते हैं। पुरानी की ज्यादा सभ्यताओं ने बाल्यावस्था के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं माना है। पुरानी सभ्यता बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण नहीं मानती थी, माना जिसे विशेष ध्यान और पहचान की आवश्यकता होती है। वास्तव में होती है, लेकिन इन्होंने माना नहीं है। ऐतिहासिक रूप से 18वीं सदी के प्रारंभ तक बाल्यावस्था एक स्वतंत्र श्रेणी नहीं थी। तब परिवार साथ साथ रहते थे। बच्चे उस परिवार और समुदाय का हिस्सा होने के साथ साथ जीवन के कार्यों को सीखते थे। औद्योगिक क्रांति आई थी कि पश्चात जब मशीनों ने मानव की जगह ले ली, मानव का काम, जो भी मनुष्य काम करता था वो मशीनें करने लग गई, तब वयस्क भूमिकाओं के एक विभाजन आया। बच्चों को कारखानों में काम करने पर रखने वाली एक पहली बार सामूहिक रूप से विरोध किया गया। बच्चे की सुरक्षाओं की मांग की गई। ये मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, तब कारखानों में बच्चे काम कर रहे थे और उस पर सामूहिक रूप से सभी लोगों ने विरोध किया और बच्चों की सुरक्षा की मांग की। एक नया विचार के साथ बाल्यावस्था आत्मनिर्भर बनाने सीखने की अवस्था है, खुद आत्मनिर्भरता सीखने की अवस्था है। बच्चों को पढ़ने के नए तरीके अपनाना। स्कूली शिक्षा सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। स्कूली शिक्षा क्या है? सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा भी क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है। और समाज स्कूली शिक्षा, अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बारे में विचार कर रहा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ही पढ़ेंगे। और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सांस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक बदलाव विभिन्न संदर्भों को जन्म देते हैं। भारत में छोटे छोटे बच्चों की स्थिति का वर्णन करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विविधता में योगदान करने वाले के कारकों की व्याख्या करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने कारक कारणों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न सूचकों पर भारत में स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था को पढ़ेंगे। ये क्या होती है, इसमें क्या क्या गुण हैं, कब से कब तक होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष की अवधि तक विकास की गति को तीव्र होती है। इसमें विकास की गति बहुत तेजी से होती है। इसमें अनुभव का अभाव, वंचितता विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। अलगाव होगा वो विकास के लिए हानिकारक होगा। उसमें विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा, तीव्र गति से नहीं होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था पहले 3 वर्ष की में देखभाल उद्दीपन का बहुत महत्व होता है। उसमें देखभाल उद्दीपन का बहुत महत्व होता है। विश्व स्तर पर बच्चों के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए वे किसी न किसी रूप में वयस्कों की निगरानी में रहते हैं। बड़े उस बच्चों की देखभाल करेंगे, वयस्कों की निगरानी में रहेंगे, तो ही उनका अच्छा विकास हो सकेगा। बच्चे विशेषकर छोटी आयु में अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील छोटी छोटी आयु में वे अपनी क्षमता को पहचान हेतु भौगोलिक स्थितियां, भूगोल की स्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और जैविक स्वभाव पर निर्भर अलग अलग संदर्भों के बावजूद अवसरों के अतिरिक्त देखभाल और संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। संरक्षण की भी आवश्यकता, उनके अवसर के अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी आवश्यक होती है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है बच्चों के निवास स्थान के लिए आवश्यक पर्यावरण और परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। इन्वायरमेंट कैसा है, परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, गरीबी, शिथिल परिवार, कामकाजी बच्चे, बेघर बच्चे आदि को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। समाज के कारक ही प्रभावित करते हैं। यदि बच्चों को पौष्टिक भोजन, प्यार, देखभाल, सुरक्षित वातावरण में खोजबीन के अवसर प्रदान किए जाए तो वे उन्नत करेंगे और अपनी इष्टतम क्षमता को पहचानेंगे, अपनी बेस्ट क्षमता को पहचानेंगे। किंतु यदि परिवार में भोजन, कपड़े, आश्रय की सीमित संसाधनों के साथ विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं तो बच्चों को वंचित रहना पड़ता है। तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असमर्थता के कारण परिवार में उनकी अनदेखी हो जाती है, उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि ये चरम स्थितियां जो अनेक कारक जो बच्चे उनकी परिस्थितियों को प्रभावित भी करते हैं। कमजोर परिवार है उसमें बच्चों की आवश्यकताओं पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अमीर परिवार है उन पर अधिक दिया जाता है। बच्चे और बाल्यावस्था सदियों से उन संस्कृतियों के लोक संस्कृति की चेतना का विकास है और बच्चे और बाल्यावस्था अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं। अलग अलग क्योंकि सदियों से उन संस्कृति और लोगों की चेतना का विकास रहा है। और बाल्यावस्था सामान्यतः माता पिता के अतिरिक्त अन्य किसी वयस्क के हस्तक्षेप के बिना खेलने, सीखने, सामाजिकरण करने, खोजबीन करने, चिंतन करने की अवस्था होती है। कोई पूछ ले बाल्यावस्था क्या होती है,
सामान्यतः माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना, माता-पिता के अलावा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसमें खेलने, सीखने, सामाजिकरण करने, खोजबीन करने, चिंतन करने की अवस्था होती है। भारत में छोटे बच्चों की स्थिति और प्रोफाइल। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, ये आप सभी को पता है। ये महत्वपूर्ण है सभी बच्चे स्वस्थ, सकारात्मक सोच वाले शिक्षित वयस्कों के रूप में विकसित हो, जो राष्ट्र के विकास के लिए सार्थक योगदान दे। अच्छे स्वस्थ होंगे, सकारात्मक होंगे, शिक्षित वयस्कों के रूप में विकसित होंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और राष्ट्र का भविष्य है बच्चे। एक राष्ट्र तब प्रगति करता है जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, राष्ट्रीय विकास में योगदान दे। वर्तमान में राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन केवल आर्थिक संपत्ति से नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति से भी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI महत्वपूर्ण मानव सूचकांक क्या है? HDI महत्वपूर्ण निर्देशक शिशु मृत्यु दर, आयु और साक्षरता दर आदि हैं। भारत एक बहुसांस्कृतिक बहुलवादी समाज है। भारत में बहुसांस्कृतिक बहुलवादी समाज है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग विविध समाज के वातावरण में एक साथ रहते हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा दूसरा विशाल देश है। भारत में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 440 मिलियन से अधिक बच्चे रहते हैं। 440 मिलियन से अधिक, जो दुनिया में सर्वाधिक है। 0 से 18 वर्ष तक के बालक भारत में सर्वाधिक हैं। बाल जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 13.12% बच्चे हैं। बच्चे 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, 13.12%। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। भारत में बच्चों की जनसंख्या की प्रोफाइल। सांख्यिकी आंकड़े जनसंख्या के बड़े हिस्से होने वाले नुकसान का संकेत देते हैं। आर्थिक संसाधन के असमान वितरण, पहुंच, जागरूकता की कमी के कारण ये आंकड़े असंतोषजनक है। अस्वस्थ कर जीवन दशा को बढ़ावा देते हैं। कुछ आंकड़े बच्चों के स्वास्थ्य की खराब स्थिति और परिवार के द्वारा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का अनुमान प्रदान करते हैं। अन्य अधिकांश देशों की भांति भारत में भी बच्चों की स्थिति को समझने के लिए कई सर्वेक्षण किए जाते हैं। देखते हैं कैसे। ये राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान के द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS फॉर 2015-16 में से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष 158 मिलियन है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा है। पुरुष और महिला बाल लिंगानुपात में 10 वर्षों में 914 से 919 में मामूली वृद्धि है। मामूली वृद्धि हुई, ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। शहरी क्षेत्रों में अनुपात कम है, जो कि शहरी व और कस्बों में पुरुष बच्चों के लिए लिंग पूर्वाग्रह का संकेत देता है। नवजात शिशु के स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता हेतु मदद पाने में अब पहले से अधिक परिवार सक्षम हो गए हैं, जानने लगे हैं, और उन्हें जागरूक भी करना चाहिए। शिशुओं के जन्म के समय प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी की सहायता लेने में वृद्धि हुई है, सहायता लेने लगे हैं, अधिक बच्चों के जीवित रह पा रहे हैं, प्रतिरक्षी हो पा रहे हैं। बाल रुग्णता और मृत्यु दर, ये क्या होते हैं? बाल मृत्यु दर से तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक 1000 जन्मे जीवित बच्चों पर 5 वर्ष से कम आयु में होने वाली बाल मृत्यु दर, मतलब 50,000 बच्चे जन्मते हैं, उन बच्चों में से 5 वर्ष से कम आयु में होने वाली बाल मृत्यु। शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य है 1 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों की मृत्यु, कितनी मृत्यु हुई है उसकी दर निकालना। ये मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर IMR द्वारा मापी जाती है, अर्थात प्रत्येक 1000 जीवित जन्म में 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या निकाली जाती है। संस्थागत जन्मों में वृद्धि हुई है और नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सा देखरेख भी बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर 2015 से 16 2.5%। नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर चिकित्सीय देखरेख मिल जा सकी है, जो कि 10 साल पहले 0.3 थी, तो कुल मिला के बढ़ी है, अच्छी बात है ये। और 2015-16 से U5 IMR 50 था, जो 10 वर्ष पहले 74 बच्चे प्रति 1000 जीवित जन्म था। अधिकांश परिवारों ने स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल में सुधार किया है। मातृ मृत्यु दर और स्वास्थ्य। मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य उस मृत्यु से जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं से होती है। यदि कोई स्त्री गर्भवती है और वह गर्भावस्था के दौरान अथवा प्रसव पश्चात 42 दिनों के भीतर मर जाती है, तो वह भी मातृ मृत्यु कहलाती है। मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए। अलग अलग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में मातृ मृत्यु अनुपात MMR को 77% तक कम करने की प्रगति सराहना की है। मातृ मृत्यु दर बच्चे को उत्तरजीविता और विकास को भी प्रभावित करती है। उत्तरजीविता और उसके विकास को भी प्रभावित करेगी। उसकी माता मृत्यु उत्साहजनक विवरण प्रदान करता है कि 18 वर्ष से कम आयु
कि विवाहित महिलाओं की संख्या में भी कमी आई है। 2005-2006 में 47.4 की तुलना में ये 26.8 है। सीधे तौर पर IMR का प्रभाव डालता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां सुदृढ़ मातृत्व के लिए तैयार न हो। स्वास्थ्य एवं पोषण। अच्छे स्वास्थ्य और विकास के बीच सीधा संबंध है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, परिवार को उसका टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सलाह दी जाती है। स्थानीय समेकित बाल सेवाएं, विकास सेवाएं, ICDS केंद्रित नियमित क्लिनिक और विशेष रूप से व्यवस्थित शिविर के द्वारा अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीकाकरण प्रदान करते हैं। भारत में बच्चों की पोषण की स्थिति बहुत ही खराब है। हालांकि हाल ही में कुछ प्रयासों से सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। अच्छे प्रयास हो रहे हैं। विशेषतः पोलियो से पूर्ण उन्मूलन से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। आगे देखते हैं। माँ और बच्चे दोनों अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्तनपान सर्वोत्तम है। जो भी स्तनपान जल्दी बंद कर देते हैं वो बहुत ही गलत है। माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है स्तनपान सर्वोत्तम, जो नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार का काम करते हैं और संक्रमण से भी सुरक्षा करते हैं। जो भी रोग से संक्रमित करे उससे भी सुरक्षा होती है। वर्तमान में ये सुझाव दिया जाता है नवजात शिशुओं को पहले 6 महीने केवल स्तनपान पर ही निर्भर रखना चाहिए, 6 महीने तक। NFHS4 के आंकड़ों के अनुसार 41.6% माताएं प्रसव के 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान करा सकती हैं, जबकि 54.9% माताओं ने 6 माह के कम उम्र के शिशुओं को स्तनपान करवाया है। अधिकांश समुदाय के कुछ ऐसे निश्चित खाद्य पदार्थ होते हैं जो माताओं को दुग्धवर्धन में सहायक होते हैं, जो लगभग 6 महीने की उम्र में स्तनपान को अर्ध ठोस खाद्य पदार्थों में शिशु का पारागमन का उत्सव मनाने की परंपरा है। आगे देखते हैं शिक्षा। ये NFHS4 के आंकड़े दर्शा रहे हैं 68.8% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो 2005 की तुलना में 10% अधिक है। हालांकि स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या में सुधार हुआ है, परंतु बच्चों के अधिकतम लाभ हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित अधिगम वातावरण बनाने प्रयास किया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 में अभूतपूर्व भूमिका रही है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के 3 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल की आवश्यकता पर केंद्रित है। यह अधिनियम कार्य क्षेत्रों के लिए बच्चों की देखभाल की अनिवार्य सुविधाओं पर बल देता है। राज्य के इस प्रकार के निर्देश ने बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रेरणा और खेल की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अलग अलग राज्य प्रारंभिक प्रेरणा और खेल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे देखते हैं लिंग। समाज के बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता है, इसका बाल्यावस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक राष्ट्र तब प्रगति नहीं कर सकता जब समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार समान अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। पूरे समाज को सभी व्यक्तियों को समान अवसर नहीं मिलेंगे तो देश प्रगति नहीं कर सकता है। लैंगिक असमानता के होते हुए भी हम कभी भी एक राष्ट्र के रूप में उन्नति नहीं कर सकते। आइए आंकड़े देखते हैं। लड़कियों से अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, पोषण से वंचितता। लड़कों की तुलना में लड़कियों स्कूली शिक्षा में जल्दी निकाल दिया जाता है, जल्दी ड्रॉप आउट किया जाते हैं। लड़कों की तुलना में कम साक्षरता दर 65.5% लड़कियां और 82.1% लड़के हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। आर्थिक अवसरों का अभाव होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार में प्रति 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं थी। यह लिंगानुपात की भी कमी है। 2016 में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कम था। कुल मिलाकर 2015-16 में 10 वर्षों से अधिक लड़कियों में के जीवित रहने के आंकड़ों में वृद्धि हुई। लड़कियों के जीवित रहने के आंकड़ों में 2005 में यह संख्या 914 से 2015 में 919 हो गई है। यह अच्छी बात है। विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ। भिन्नता को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विश्वास प्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता, अभिव्यक्ति की प्रकृति, प्रभाव, अनुभव के बच्चों के समक्ष प्रकट होते हैं, उन पर चर्चा करना आवश्यक है। भारत में विविधता भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, अन्य सजातीय कारक जैसे भोजन, कपड़े, रीति रिवाज आदि पर आधारित हैं। भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत के कई क्षेत्रों में हिमालय, उत्तरी मैदान, मध्य पठार और दक्कन, पूर्व पश्चिमी और पूर्वी घाट, थार मरुस्थल आदि जलवायु, तापमान, वनस्पति और जीव जंतु के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की एक विशिष्ट विशेषता प्रदान करते हैं। हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग मिलेंगे, विशेषता मिलेगी आपको, इसलिए वह देखने में और पहनाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भौतिक परिस्थितियां सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। आप लेह लद्दाख में जाओगे, वहाँ अलग लोग, अलग थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा, आपको विशेषता मिलेगी। राजस्थान में जाओगे तो अलग मिलेगा, हरियाणा में जाओगे थोड़ी विभिन्नता मिलेगी।
संस्कृति, जाति और जनजाति। भारत में कई जाति समूह हैं, अलग अलग जाति समूह हैं। जातियां भारत के समाज की विविधता का एक मुख्य कारण रही है। समाज में विविधता जातियों के कारण ही है। यह अक्सर भेदभाव का कारण भी बन जाती है। प्राचीन समय में भारत की निम्न जातियां उत्पादक, संसाधक, भूमि, शिक्षा, प्रतिष्ठा, पूजा स्थलों में प्रवेश से वंचित रखा जाता था। निम्न जातियों को आर्थिक अभाव के भेदभाव के अन्य रूप से अस्पृश्यता, भोजन पानी बांटने पर सांस्कृतिक प्रतिबंध और ग्राम समुदाय के भीतर अलगाव को जन्म दिया जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ऐसी नकारात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां बच्चों को आत्मसम्मान, पहचान को खत्म करती है, उन्हें दब्बू बनाती हैं। प्रेरणा की कमी में बच्चों की वृद्धि और विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। उनके अवसरों को सीमित करती है और उनकी वृद्धि की संभावना को कम कर देती है। अनुसूचित जनजाति अधिकांश वन या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं जो कि वन्य परिस्थिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जनजाति अधिकांश वन में रहती है या ग्रामीण रहती है। उनकी प्रथाएं और मान्यताएं हैं सांस्कृतिक, सामाजिक और इनके घनिष्ठ संबंध पारिस्थितिकी से हैं। इनकी जीवन शैली दूरस्थ निवास के कारण नौकरियों से अलग रखा जाता है। स्त्रीकृत समाज की मुख्य धारा के प्रतिकूल समावेशन की कीमती संस्कृतियों और भाषाओं के लोप से चुकानी पड़ती है। अब विकलांग बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। विकलांग बच्चे समाज में सबसे अधिक अधिकारहीन और बहिष्कृत समूह हैं। लोग इनको अलग नज़र से देखते हैं, अलग नज़रिए से, हालांकि नहीं देखना चाहिए। अनेक बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ये सरकारी, निजी दोनों स्कूलों में विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। प्रयास कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। इनको अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष ज़रूरतों का ध्यान देना होगा। ऐसे बच्चों को माता पिता की अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। ये बच्चे असक्षम नहीं हैं, उनको दक्ष क्षमता में अंतर और उनके सहानुभूति पूर्व रहना सीखने के परामर्श की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं प्रवासी। लगभग 4 से 6 मिलियन बच्चे प्रवास का शिकार हुए, यानी न्यूनतम मजदूरी, इनके शोधक कार्य की दशम यानी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, सामाजिक सुरक्षा की कमी, सौदेबाजी की शक्ति का अभाव, लिंग आधारित मजदूरी, भेदभाव, मातृत्व अधिकारों, बच्चों की देखभाल सेवाओं से, बाल कल्याण निहितार्थ के साथ वंचितता आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मौसमी प्रवासी बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि यहाँ प्राय बच्चों की शिक्षा अधिकार से वंचित कारण होता है। आगे देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में आगामी जीवन पर प्रभाव। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर ऐसा हुआ तो आगामी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम अपने को देखना बहुत ही जरूरी है। इसी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो एंड तक वीडियो देखना है। इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एनटीटी में। प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल विकास की एक संवेदनशील अवस्था है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है। इसमें अगर कोई भी गलती की गई तो उसको पूरे जीवन भुगतान करना पड़ सकता है, जिसमें बच्चे की आनुवंशिक, प्राकृतिक और पोषण का आकार दिया गया है। प्रकृति का अर्थ है एक व्यक्ति के विकास और सीखने के उनके आनुवंशिक गुणों यानी जीनों का प्रभाव। पोषण का अर्थ क्या, बच्चों के विकास और सीखने के विभिन्न पर्यावरणीय कारक जैसे परिवार, देखभाल, खोजबीन के अवसर, शिक्षा, परवरिश आदि का प्रभाव पड़ता है। परिवार देखभाल कैसे करते हैं, खोजबीन के अवसर मिलते हैं, शिक्षा से भी बच्चे के विकास में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। प्रकृति और पोषण दोनों बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रकृति भी करती है और पोषण दोनों ही विकास को बहुत अत्यधिक प्रभावित करते हैं। पिछले पार्ट में भी हमने चर्चा की है, वह अवधि जब मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है, प्रारंभिक वर्षों में होता है, जो अन्य विकास के आयामों के लिए महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो अन्य विकास के आयाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक 3 वर्ष अति महत्वपूर्ण है। बच्चा जन्म से 3 वर्ष तक का होता है, वो वर्ष तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा इस काल में प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही अपने जीवन का अनुप्रयोग करता है, अपने जीवन में आगे होने वाले अनुभवों का अनुप्रयोग करता है। इसमें सेवा और वापसी भी कहते हैं, सर्वे एंड रिटर्न भी कहते हैं। बच्चे के मस्तिष्क का विकास, देखभाल की प्रेरणा को महत्व को व्यक्त करने के लिए इन 2 शब्दों सेवा और वापसी का उल्लेख एक शोध पत्र में किया गया है। यदि मस्तिष्क का उपयोग नए अनुभवों हेतु नहीं किया जाता है तो सीखने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। नए अनुभव सीखने के लिए मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें सीखने की इच्छा होती है। अगर नहीं करेंगे तो कोई इच्छा नहीं होगी, हो सकता है बच्चा उदासीन हो जाए, कोई मतलब ही नहीं, न्यूट्रल। जबकि दूसरी तरफ बच्चा उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी देखभाल और प्रगति प्रतिक्रिया किस प्रकार करते हैं। प्रारंभिक वर्षों में बढ़ने के लिए
उद्दीपन, आनंददायी देखभाल और एवं स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है। वातावरण स्वस्थ होगा, आनंददायी होगा, देखभाल वाला होती है तो जो कि उचित विकास और अधिगम की खोजबीन करने, प्रयोग करने, स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने, अंत्यक्रिया करने के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार वातावरण में बच्चे के प्रारंभिक विकास और शिक्षा सकारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरी ओर यदि बच्चा उदास वातावरण में बड़ा होगा, पलेगा, उचित पोषण नहीं मिलेगा, दुर्व्यवहार व अनदेखी का सामना होगा, तो बार-बार बीमार पड़ेगा। उस बच्चे का विकास पर प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, उसके विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा। शोध द्वारा ये प्रमाणित हुआ है, ये शोध किया गया है कि प्रमाणित किया गया है, जो बच्चे शुरुआती जीवन में गरीबी, वंचितता जैसी विपत्तियों का सामना करते हैं, उनकी बाद में भी अनेक बाधाओं का सामना करना की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार विषम परिस्थिति, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारगत, पारंपरिक एवं स्कूल समायोजन की समस्या और इससे अधिक गंभीर समस्या जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अपराध, आपराधिक प्रवृत्ति को और बढ़ावा दे सकती हैं। आवश्यक नहीं है कि बचपन में प्रतिकूल अनुभव जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, वह केवल एक ही बार नाटकीय घटना हो, जो दैनिक दिनचर्या की घटना भी हो सकती है। बच्चे के कुपोषण, खराब पालन पोषण और अन्य प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है, जो कि बच्चे के विकास के लिए हानिकारक भी होता है। संवेदनशील पालन पोषण, व्यापक पारिवारिक सहयोग, परामर्श, सुविधाओं का प्रावधान, सामुदायिक स्तर पर सामाजिक सहायता, बाल सहायक, बाल्य देखभाल सेवाएं आदि कारकों के द्वारा एक ऐसी परिस्थिति से बचा जा सकता है जो और शुरुआती प्रतिकूलता के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। विषम परिस्थितियों के संदर्भ में अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करने में कम सक्षम होते हैं और किसी भी रूप में सामाजिक सहयोग और हस्तक्षेप के अभाव में उनमें अनुचित पालन पोषण के व्यवहार को अपनाने की अधिक संभावना रहती है तथा नकारात्मक और प्रतिकूल पालन पोषण की चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है। अब देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ना उसको प्रभावित करते हैं। इन कारकों को देखते हैं। इन कारकों में से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है और कौन सा कारक करता है। बचपन बच्चे के स्कूल जाने, खेलने, अपने परिवार और समुदाय के वयस्कों की देखभाल, प्यार, प्रोत्साहन के द्वारा सुदृढ़ और आत्मविश्वासी बनाने का समय होता है। बचपन का सिंपल सा अर्थ है, जन्म के पश्चात केवल वयस्कता की प्राप्ति से कहीं अधिक है। ये बच्चों की तीव्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक भाषाई विकास का काल होता है। इसमें तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है, संवेगों का विकास होता है, सामाजिक का विकास होता है, भाषा विकास भी होता है। बच्चे अनेक सामाजिक कारक, शिक्षा, छेड़छाड़, बाल गरीबी, बिखरा हुआ परिवार, बाल श्रम, भूखमरी और बेघर होना आदि प्रभावित करते हैं बच्चे को। गरीबी होगी तो भी प्रभावित होगी, शिक्षा से भी प्रभावित होता है। बचपन आमतौर पर प्रसन्न, आश्चर्य, चिंता, नमनीय का मिश्रण होता है, नमनीयता का। सामान्यतः ये सीखने, खेलने, सीखने, सामाजिकरण करने, माता पिता के अलावा अन्य किसी वयस्क के हस्तक्षेप के बिना खोजबीन करने, मतलब ढूंढने, खोजबीन करने का समय होता है। वयस्क जिम्मेदारियों का निर्वहन किए बिना उन जिम्मेदारियों को जीने का समय होता है। अगर आप अभी वयस्क हो तो हमें तो वयस्क की जिम्मेदारियां दी गई है, लेकिन उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियों की निर्वहन करने नहीं होती है और जिम्मेदारियों के बिना जीने का वही समय होता है, वही बेहतरीन समय होता है, गोल्डन पीरियड। मान लो आप ये सी मान लो वो गोल्डन पीरियड है। बच्चा बचपन ही उसके लिए बैठ रहे हैं। किशोरावस्था के आने के बाद उससे धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां आती रहती हैं, फिर उसको सेटल होना बहुत जरूरी हो जाता है। यही स्थिति होती है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की वृद्धि विकास के निर्माणात्मक वर्ष होते हैं, क्योंकि इसी काल में उनके जीवन पर्यंत विकास और सीखने की नींव रखी जाती है। बचपन में ही नींव रखी जाती है जीवन पर्यंत का विकास और सीखने की। प्रेरणात्मक वातावरण समग्र विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक क्षमता, जिस पर चर्चा पहले ही कर चुके हैं। यदि कोई दीर्घकालिक प्रतिकूल परिस्थिति विकास को नकारात्मक रूप से प्रभाव करती है, बाल्यावस्था परिवार और राज्य में बहुत गहरी अनिवार्यता हैं, विशेषकर वंचित समूह में के लिए गरीबी बच्चों के लिए सर्वोत्तम संसाधन जुटाने के परिवार की पहुंच, गुणवत्ता, सामर्थ्य सीमित कर देती है। गरीब बच्चा हो गया, उसकी बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तभी उसका अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाता है। बाल्यावस्था को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला कारक सबसे इम्पोर्टेंट, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता तो प्रभावित करती है। इसमें माता पिता से बच्चे को जीन के माध्यम से प्रेषित होते हैं शारीरिक विशेषता। जो भी शारीरिक विशेषता माता पिता में होगी
और जीन के माध्यम से बच्चे में आएगी। बच्चों की शारीरिक बनावट में जैसे ऊंचाई, वजन, शरीर की संरचना, आंखों का रंग, माता पिता जैसा होना, दादा दादी जैसा होना, बालों की बनावट को कुछ हद तक बुद्धिमत्ता, अभिवर्ती माता पिता पर निर्भर करती है। बच्चे का रोग स्वास्थ्य माता पिता के वंशानुगत भी मिल सकता है, जैसे हृदय रोग, मोटापा आदि उनकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करेगा। हस्तक्षेप और अनुकूलन वातावरण बच्चों की अंतर्निहित क्षमता को सर्वोत्तम विकास कर सकता है। तो आनुवंशिकता भी विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आगे देखते हैं वातावरण कितना प्रभावित करता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा बच्चों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सकारात्मक भौतिक परिवेश के साथ साथ अंतःक्रियात्मक सामाजिक वातावरण और परिवार एवं साथियों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध आदि वातावरणीय कारक हैं, जो बच्चे की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देते हैं। एक अच्छा स्कूल और एक प्यार करने वाला परिवार बच्चे को मजबूत सामाजिक और अंतर्व्यक्ति कौशलों को विकास करता है, खुद के आंतरिक कौशलों को विकास करता है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने योग्य नागरिक बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। तनावपूर्ण वातावरण को पलने वाले बच्चों को निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो भी तनावपूर्ण वातावरण में बच्चे पलते बढ़ते हैं तो उनका इससे विपरीत होता है। जो भी अच्छे वातावरण में पले बढ़ेगा वो आगे भी उसका विकास अच्छी तरीके से होगा, लेकिन तनावपूर्ण वातावरण में पलने वालों का निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और बाल्यावस्था में और कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, एक व्यायाम देखते हैं। व्यायाम बच्चों के शारीरिक रूप से विकसित होने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। व्यायाम वयस्कों को भी करना चाहिए। जो भी वयस्क हैं उनको व्यायाम करना जरूरी होता है, लेकिन बच्चों को भी जरूरी रहती है। उनके अंगों, मांसपेशियों, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सक्रियता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त व्यायाम बच्चों को तंदुरुस्त, स्वस्थ बनाए रखता है और उन्हें उचित उपलब्धि तक पहुंचने में भी मदद करता है। बच्चे का लिंग, लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह से बड़े होते हैं, देख लो। अधिकांश शारीरिक विशेषताएं आनुवंशिक होती हैं, लेकिन विकास की दर लिंग के अनुसार विशेष रूप से यौन अवस्था के समय भिन्न भिन्न होती हैं। लड़के और लड़कियों का स्वभाव भी अलग अलग होता है, जिसके कारण उनकी रुचियों में भी अंतर दिखाई देता है। स्वभाव अलग अलग होगा, उनकी रुचियां भी अलग अलग होगी, इंटरेस्ट अलग अलग होगा। आगे देखते हैं पोषण। जनसंख्या की संख्या की प्रस्तुति में संकेत दिया गया है। भारत में अनेक बच्चे अल्पोषित या स्टेटिंग वेस्टिंग अधिक है। संतुलित आहार और भोजन की आवश्यक मात्रा में बच्चों को बढ़ने, बीमारी से बचने, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ने, स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुपोषण विशेष रूप से प्रोटीन का अभाव स्टंटिंग पैदा कर सकता है। अल्पाहार मोटापे का कारण बन सकता है। संतुलित आहार जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा से भरपूर होता है, मस्तिष्क और शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। पोषण भी आवश्यक है। और पारिवारिक प्रभाव क्या पड़ता है? सामाजिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए प्यार, उत्तरदायित्व, देखभाल की आवश्यकता होती है। वयस्क निरंतर बच्चों के संपर्क में रहते हैं, उनके प्रति बच्चों का लगाव और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। यह पारस्परिक संबंध बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक स्थिरता लाने में योगदान देता है। तनाव की स्थिति में बच्चे अपने परिवार की अनदेखी तथा उनके प्रति दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, जिसके कारण बच्चे समाज के प्रति नकारात्मक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान और खोजबीन में कम स्वतंत्र बच्चों को दब्बू या आश्रित बना देता है। पर्याय कहा जाता है, पालने के लिए एक गांव चाहिए। जिन परिवारों को अनौपचारिक सामुदायिक दायरा अथवा परिवार के आपसी सहयोग होता है, वहाँ बच्चों के साथ कम दुर्व्यवहार होता है। प्रारंभिक 2 वर्ष के दौरान बच्चों की माँ की भावनात्मक शाब्दिक प्रतिक्रिया, बच्चों के साथ माता पिता की भागीदारी, उपयुक्त खिलौने की व्यवस्था 4 वर्ष की आयु तक होने वाले संज्ञानों विकास और वृद्धि से संबंधित है। पितृ आक्रामकता, मातृ प्रेम की कमी, तनाव पूर्ण घटनाएं बच्चे को व्यवहारगत समस्या होने का कारण हो सकती हैं। अब भौगोलिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है? रुचियों और क्षमताओं में विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिवेश। संगी साथी, समुदाय, सुविधाएं दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। आसपास के पार्क, खेलों की संभावना, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधा, कौशल विकास का प्रतिभा का विकास करते हैं। बच्चों के खेलने के लिए स्थानों की कमी को घर के अंदर रहने, वीडियो गेम खेलने के लिए मजबूर कर सकती हैं। ये भी कारण हो सकता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे तेज धावक, बहुत अच्छे धावक होते हैं। जंगलों के पास रहने वाले बच्चे स्थानीय वनस्पतियों, जीवों का वर्णन करने में सक्षम होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसी तरह शहर में बच्चों में कारों और अन्य उपकरणों के बारे में बात करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बच्चों का अच्छा संपूर्ण विकास स्कूल और शिक्षकों का सहयोग पर निर्भर करते हैं। स्कूल में शिक्षक अच्छे सहयोग करेंगे तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में संसाधनों की पहुंच नहीं होती। जो भी अच्छे अमीर परिवार है उनके बच्चों का विकास अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि उनके जो भी संसाधन की ज़रूरत पड़ती है वो उसके मिल जाता है।
और बच्चों जो भी गरीब परिवार होते हैं, ऐसी शिक्षा के अभाव से जुड़ी होती हैं, तो वो कम रचनात्मक मान्यताओं से घिरे होते हैं। समुदाय का कर्तव्य है कि बच्चों की अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित करें। लंबे समय तक गरीबी का अनुभव करने वाले बच्चों को अल्पकालीन गरीबी का सामना करने वाले बच्चों की तुलना में ध्यान की कमी होगी, दुर्बल स्मरण शक्ति, विकास की गति धीमी होगी। बच्चे की वृद्धि और विकास का बहुत योगदान देती है प्रकृति के साथ अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है कि हेलन केलर नेत्रहीन और मूक पैदा हुई थी, लेकिन एक समर्पित शिक्षक की सहायता से विश्व प्रसिद्धि हासिल करने में सक्षम रही, क्योंकि उन्हें अच्छे समर्पित शिक्षक की सहायता से हुई। बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त ये सुनिश्चित करें कि बच्चे के प्रतिदिन पर्याप्त आराम मिले, क्योंकि विकास नींद और आराम की मात्रा पर निर्भर करता है। पोषण और व्यायाम पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे की नियमित वृद्धि और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वस्थता प्रभावित करती है। स्वस्थता बीमारी और रोग का प्रसार रोकने के लिए स्वयं को, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का अभ्यास है। हमें यह सुनिश्चित करना कि आसपास के कहीं पर पानी जमा नहीं हो, पानी पीने का घर, स्कूल, कार्यस्थलों पर ढककर रखा हो। व्यक्तिगत स्वच्छता में शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, दांतों का रोज 2 बार साफ करना, नहाना, बाल धोना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना, मुंह के खांसते समय ढकना, छींकते समय नाक को ढकना आदि शामिल है। अस्वस्थता की स्थिति में संक्रमण फैलता है। स्वच्छता संबंधी मान्यताएं। स्वच्छता का तात्पर्य जल, पर्याप्त उपचार, मल मूत्र निष्कासन, गंदे पानी की प्रवाहित पद्धति से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों से है। स्वच्छता प्रणाली का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु एक स्वच्छ वातावरण, जो कि रोगों के हस्तांतरण के विशेष तथा मल अथवा मुख के माध्यम से फैलने वाले रोगों को रोक देता है और प्रदान करता है। पोषण तो हमने पढ़ लिया है। ये पोषण अच्छा होगा, खाना पीना अच्छा, पौष्टिक आहार मिलेगा तो बच्चे के रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी, काफ़ी हद तक बच्चे की सेहत संतुलित रहेगी। अच्छा और अधिक अच्छा आहार मिलेगा, प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, फाइबर जैसे पानी तत्वों की आवश्यकता होती है शरीर में, तो ऐसे आवश्यक तत्व दिए जाएंगे तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी और वह संक्रमित नहीं होगा रोगों से, और खराब देने से उनमें रोगी की तरह प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी और उनमें संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। वर्ग के अनुसार भोजन देना चाहिए। तत्वों के सेवन में कमी असंतुलन को दर्शाता है। कुपोषण होता है वो तत्वों के सेवन असंतुलन को दर्शाता है। इसकी 2 स्थितियाँ होती है। पहली स्थिति कम पोषक तत्वों के सेवन, जिसका परिणाम होता है स्टंटिंग, आयु के अनुसार ऊंचाई कम होना, वेस्टिंग, ऊंचाई के अनुसार वजन कम होना, और पोषक तत्वों की कमी, अपर्याप्तता, महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज की कमी। दूसरी स्थिति में अधिक खाने के कारण अधिक वजन, मोटापा के कारण हृदय रोग, मधुमेह रोग, कैंसर जैसे विभिन्न रोग हो सकते हैं। प्रतिरक्षण जिसे संक्रामकों को नियंत्रित करने और खत्म करने में हमारी मदद करते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण पोलियो का खात्मा है। विभिन्न संक्रमणों से टेटेनस, BCG, OVP आदि ये टीके दिए जाते हैं, टीकाकरण उपलब्ध होते हैं। ये निश्चित समय में गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों को लगाने के लिए प्रशासित किया जाता है, जिसके लिए सरकार द्वारा इस समय सारणी निर्धारित की गई है। माता पिता की जागरूकता एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगी। टीकाकरण के लाभ केवल स्वास्थ्य को सुधार और व्यक्ति के जीवन प्रत्याशा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामुदायिक, राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी डालता है। मातृ स्वास्थ्य बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि स्वस्थ माताओं के बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। पहले 6 महीने में शिशु पूर्ण आहार के लिए माता के दूध पर ही निर्भर होते हैं। मातृ स्वास्थ्य महिलाओं के गर्भ, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान स्वस्थता को दर्शाता है। हालांकि मातृत्व अक्सर सकारात्मक और पूर्णता का अनुभव देने वाला होता है। कई महिलाओं के लिए दुख, अस्वस्थता और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कम से कम 20% बीमारियां मातृ स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्याओं के साथ साथ प्रसव और नवजात अवधियों के दौरान देखभाल की गुणवत्ता से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त जिस बच्चे की मां प्रसव के दौरान मर जाती है, उसके जीवित रहने की संभावना भी कम होती है। जिन बच्चों ने अपनी मां को खो दिया, उनकी मां की मृत्यु के 2 साल के भीतर उनकी मरने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के 2 साल तक माताओं के पोषण से संबंधित कमियां से सबसे अधिक खतरा होता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि पोषण आहार से बच्चों की जीवित रहने, स्तन वृद्धि, विकास तक पहुंचने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इसके बाद बच्चों को होने वाला नुकसान अपूरणीय होता है। आगे बच्चों के संदर्भ में भारतीय संविधान और प्रावधान।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान राष्ट्र के नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। राष्ट्र के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। सभी नागरिकों को उनको मानना, उनका पालन करना पड़ता है। जो नीचे दिए गए उनकी शिक्षा से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भारत के संविधान में शिक्षा और रोजगार के आरक्षण का प्रावधान है, जो जाति, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित है। आरक्षण सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों तक सीमित है, जो निजी क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। मौलिक अधिकार धारा 14 कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, अर्थात भारत के सभी को कानून समान संरक्षण प्राप्त होगा। धारा 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 3 कोई भी राज्य को महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकेगा। और इसमें कोई भी राज्य को सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक अथवा अनुसूचित जातियां, जनजातियां को उन्नति हेतु कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा। धारा 17 में दे रखा है अस्पृश्यता, मतलब भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है, जिसके किसी भी रूप में इसका चलन निषेध है। कोई भी भेदभाव करता है वो निषेध है। धारा 19(1) में सभी नागरिकों को बोलने, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार होगा। संघ और संगठनों को बनाने का अधिकार होगा। भारत में किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार होगा। धारा 21 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। धारा 21 से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट। धारा 21 से धारा 24 कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान, किसी अन्य जोखिम वाले रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धारा 39 बच्चे की कच्ची उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। आर्थिक आवश्यकताओं के ऐसे काम में प्रवेश करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जो उनकी उम्र अथवा सामर्थ्य की दृष्टि से अनुचित हो। बच्चे के विकास के स्वस्थ, स्वतंत्र, गरिमापूर्ण अवसर तथा सुविधाएं प्रदान की जाएगी और बचपन, युवावस्था के शोषण और नैतिक, भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाएगा। 42 में धारा 42 राज्य काम को न्यायपूर्ण, मानवीय दशा, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। बच्चे भी इस वैधानिक प्रावधान से लाभान्वित होंगे। धारा 45 राज्य इस संविधान को लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इंपॉर्टेंट है। धारा 46 कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियां, जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान किया जाएगा। धारा 47 अपने लोगों का पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। धारा 51 के माता पिता, अभिभावक को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट। धारा 51 के भारत में बच्चों के पालन पोषण संबंधी गतिविधियां। भारतीय समाज 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत वाला समाज है। ये एक बहुलवादी, विविधता वाला देश होने के नाते के साथ साथ बाल पालन से संबंधित विविध रूढ़ियां, रीति रिवाजों, मान्यताओं वाला देश है। बाल्य पालन गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो सांस्कृतिक प्रतिमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं और जिन्हें माता पिता, अभिभावक द्वारा बच्चों की देखभाल, परवरिश के लिए अपनाया जाता है। एक निश्चित समय के लिए बाल्य पालन गतिविधियां बच्चे के विकास की उम्र और वह स्वस्थ पोषण संबंधी जिन जोखिमों से गुजर रहा है उन्हें बड़े स्तर पर निर्भर करती हैं। कुछ पारंपरिक मान्यताएं गतिविधियां माता के स्वास्थ्य, स्वस्थ शिशु को जन्म देने की तैयारी प्रभाव डालती हैं। जन्म के समय, जीवित रहने और जीवन के पहले वर्ष के दौरान बच्चे की मृत्यु का सबसे अधिक खतरा होता है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे के जन्म के आसपास बहुत सी पारंपरिक मान्यताएं, प्रथाएं प्रचलित हैं। ये बच्चे और माँ दोनों के लिए नाजुक समय माना जाता है, जहाँ प्रस्तुता अवस्था प्रारंभ एक अंग है जो माँ को अपने कार्य को फिर से संभालने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होने और बच्चे के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाने का अवसर देता है। वही इस प्रथा का नकारात्मक पक्ष यह है कि ये माँ के लिए आवश्यक चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करने से रोक सकती है। प्रसव के बाद और प्रारंभिक शैशव अवस्था में बच्चे की देखभाल के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। आमतौर पर माँ ही कभी कभी दूसरों के सहयोग से और कभी कभी अकेले ही प्राथमिक देखभाल करती हैं। वह एक शिशु के लिए आवश्यक सभी चीज़ों जैसे शारीरिक खतरों से सुरक्षा, पर्याप्त पोषण, स्वस्थ देखभाल आदि को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। वह ऐसा इंसान होता है जो संकेतों को समझ सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। वह चीज़ों को देखने, छूने, सूंघने, सुनने, स्वाद लेने, उपयुक्त भाषाई प्रेरणा और दुनिया को समझने के अवसर प्रदान करती है। वे एक ऐसा वयस्क होता है जिसके साथ बच्चा लगाव महसूस करता है। इस काल के दौरान परिवार और समाज का सहयोग माँ के द्वारा बच्चे की देखरेख के तरीके
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवधि में के दौरान पिता अन्य परिवार के अन्य सदस्यों समुदाय की भूमिका के संदर्भ में सांस्कृतिक मान्यता बच्चे के जीवित रहने और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये था सेकंड चैप्टर। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन